ओके, देखिए अभी तक हम लोग इफ फंक्शन के बारे में पढ़ रहे थे, और इफ फंक्शन में हमने पढ़ लिया बेसिकली सिंपल इफ, और इफ के साथ एंड और का यूज भी हमने देख लिया। तो आज इफ के साथ एंड और को ही हम थोड़ा सा और समझेंगे और इसको बेहतर तरीके से और जानेंगे ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पे इफ और एंड से रिलेटेड, एंड और बेसिकली वहाँ पे कुछ थोड़े से लंबे क्वेश्चंस हैं, तो इनको हम आज ध्यान से देख लेते हैं। तो सबसे पहला है एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल नंबर इससे पहले वाला जो है वो लास्ट वीडियो में था, वहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे जो दिया हुआ है एम्प्लॉय कोड है, नेम है, डेजिग्नेशन दिया हुआ है और अदर अलाउंस और नेट सैलरी हमें निकालना है। तीन चीजें यहाँ पे हमें निकालनी है और इसके जो रिगार्डिंग क्वेश्चन है वो नीचे आपको दिए हुए हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, डेजिग्नेशन विल बी डिपेंड ऑन द मेंशन क्राइटेरिया। तो नीचे क्राइटेरिया है जिसकी बेसिक सैलरी मोर देन इक्वल टू 25,000 होगी, उसको पोस्ट देनी है मैनेजर की। जिसकी बेसिक सैलरी मोर देन इक्वल टू 18,000 होगी उसको एग्जीक्यूटिव, और नहीं तो ट्रेनी। तो यहाँ पे ये जो एग्जांपल है ये मल्टीपल इफ का एग्जांपल है। तो यहाँ पे हम सिंपल मल्टीपल इफ चलाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इफ, अब ये जो इनको पोस्ट देनी है, जो इनको डेजिग्नेशन देना है, वो इनकी बेसिक सैलरी पे ऊपर बेस है। तो यहाँ पे लेंगे बेसिक सैलरी, यानी कि बेसिक सैलरी वाला सेल। अब ये सेल क्या हो, अगर मोर देन इक्वल टू 25,000 हो तो यहाँ लगाएंगे ग्रेटर देन, सॉरी, ओके, ग्रेटर देन इक्वल टू 25,000, ओके, कॉमा। तो आंसर क्या है हमारा, तो आंसर आए मैनेजर। तो इन्वर्टेड कॉमा में चूंकि टेक्स्ट है तो टेक्स्ट को हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। तो यहाँ पोस्ट जो आए उनकी मैनेजर आए। अब इसके बाद चूंकि और भी क्राइटेरिया, इसलिए हमें एक बार फिर से इफ चलाना होगा, और इफ के बाद ब्रैकेट ओपन करने के बाद फिर से ये बेसिक सैलरी लेंगे। और अब की बार बेसिक सैलरी कितनी हो, मोर देन इक्वल टू 18,000। तो यहाँ फिर से ग्रेटर देन और इक्वल टू 18,000। तो आंसर क्या है, 18,000 से अगर इनकी सैलरी ज्यादा हो तो आंसर आए आपकी बार एग्जीक्यूटिव। तो फिर से इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे एग्जीक्यूटिव। ओके, इसके बाद जो लास्ट वाली क्राइटेरिया है, अदरवाइज ट्रेनी लिखा हुआ है, तो ये जो लास्ट वाली क्राइटेरिया होती है इसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, सीधा आंसर लिखेंगे। तो लास्ट वाले की जो पोस्ट होगी वो होगी ट्रेनी। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, और दो बार इफ हमने यूज किया था, दो बार ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे हमें निकल के आ गया इनकी पोस्ट, बेसिकली जो मैनेजर होंगे उनको मैनेजर पोस्ट मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अदर अलाउंस निकालना है हमें। तो अदर अलाउंस के लिए क्वेश्चन नंबर 2 है, वो दिया हुआ है, अदर अलाउंस 12% फॉर मैनेजर एंड 10% फॉर अदर्स ऑन बेसिक। अब बेसिक सैलरी पे ही ये जो अदर अलाउंस है, बेसिक सैलरी का 12% मिलेगा किसको, मैनेजर को। यानी कि यहाँ पे जो क्राइटेरिया है वो डेजिग्नेशन है कि अगर ये व्यक्ति मैनेजर होगा तो बेसिक का इसको मिल जाएगा 12% और नहीं तो मिलेगा 10%। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में भी हम यूज करेंगे सिंपल इफ। ओके, अब ये जो कंडीशन है किसके ऊपर डिपेंड है, डेजिग्नेशन के ऊपर। तो यदि इस सेल में यानी डेजिग्नेशन वाले सेल में अगर क्या लिखा हो, तो इन्वर्टेड कॉमा पहली शर्त लिखेंगे, मैनेजर लिखा हो। ओके, तो आंसर क्या है, तो अगर यहाँ ये जो व्यक्ति है अगर मैनेजर होता है तो इसको कितना अदर अलाउंस मिलेगा, बेसिक का 12%। तो यहाँ पे लेंगे बेसिक वाला सेल और इनटू 12%, 12%। और नहीं तो आंसर कितना है, तो नहीं को के बारे में लिखा हुआ है कि बेसिक का 10% उनको मिलेगा। तो यहाँ फिर से लेंगे बेसिक और इनटू 10%। तो यहाँ पे हमने सिंपल इफ का यूज किया और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। और लास्ट है हमारा नेट सैलरी। तो नेट सैलरी के बारे में सिंपल लिखा है, कैलकुलेट कर देना है। तो नेट सैलरी क्या होगी, बेसिकली बेसिक और प्लस अदर अलाउंस। तो ये दोनों को हमें जोड़ देना है। तो यहाँ बेसिक और प्लस अदर अलाउंस। तो हमारा ये जो क्वेश्चन है, इसमें जो क्वेश्चन थे वो क्लियर हो गए। नेक्स्ट आते हैं एग्जांपल नंबर 7 पे, और यहाँ पे कई चीजें हमें निकालनी है। जैसे कि दिया हुआ है एम्प्लॉय का नाम, सिटी, बेसिक, डीए और एचआरए, ये हमें इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है। लेकिन हमें निकालना क्या है, जीटीआई। जीटीआई का मतलब है ग्रॉस टोटल इनकम, डिडक्शन, टैक्सेबल इनकम, टैक्स और नेट इनकम। तो चलिए वन बाय वन करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जीटीआई यानी ग्रॉस टोटल इनकम आपको निकालना है। सॉरी, उसके पहले हमें यहाँ डीए निकालना है। तो डीए के बारे में लिखा है, डीए विल बी 35% फॉर कोलकाता एंड 30% फॉर अदर। यानी कि जो लोग कलकत्ता सिटी के हैं उनको बेसिक का 35% मिल जाएगा, जो अदर सिटी है उनको बेसिक का 30% मिलेगा। तो यहाँ सिंपल इफ यूज कर लेंगे हम लोग, इक्वल टू इफ, इफ
और सेल एड्रेस लेंगे सिटी वाला। अगर सिटी वाले सेल में क्या लिखा हो तो कोलकाता लिखा हो, इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे कोलकाता। ओके, तो आंसर आए क्या हमारा, तो आंसर आए बेसिक का 35%। तो यहाँ लेंगे बेसिक और इनटू 35%। और नहीं तो आंसर क्या है, तो नहीं तो आंसर आए बेसिक का 30%। तो फिर से बेसिक वाला सेल लेंगे और इनटू 30%। तो यहाँ पे हमारा ये डीए तो निकल गया। डीए के बाद नेक्स्ट निकालना है हमें, क्यों ज्यादा ड्रैग हो गया। ओके, नेक्स्ट निकालना है ग्रॉस टोटल इनकम। तो ग्रॉस टोटल इनकम के बारे में लिखा है कैलकुलेट ग्रॉस टोटल इनकम बेसिक प्लस डीए प्लस एचआरए। तो यहाँ सिंपली इन तीनों को जोड़ देना है, बेसिक प्लस डीए एंड प्लस एचआरए। ओके, नेक्स्ट हम निकाल लेते हैं डिडक्शन। तो डिडक्शन के बारे में देखिए क्या है, कैलकुलेट डिडक्शन 50% ऑफ बेसिक और एचआरए विच एवर इज लेस। अब यहाँ पे जो डिडक्शन है ये बेसिक और एचआरए के ऊपर बेस है, यानी कि यहाँ पे सपोज करिए कि ये सलमान है, इनका बेसिक है 3,45,000 और एचआरए है इनका 80,000। क्वेश्चन में लिखा है कि जो दोनों में से कम हो, विच एवर इज लेस, ठीक है, बेसिक या एचआरए जो दोनों में से कम हो उसका 50% जो है डिडक्शन आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम सलमान की बात करें तो बेसिक ये पाते हैं 3,45,000 और एचआरए पाते हैं 80,000। अब दोनों में से छोटा कौन है, तो एचआरए छोटा है, तो किसी का 50% यहाँ आना चाहिए। और इसी तरह सबका केस में यही होना चाहिए कि जो दोनों में से छोटा हो उसका 50% इसको मिल जाए। तो यहाँ पे हम सिंपल इफ का लॉजिक लगाते हैं। इफ, अब यहाँ पे बेसिक ले लेते हैं। अब हम यहाँ पे एक छोटा सा क्लॉज लिखेंगे कि यदि ये बेसिक क्या हो, अगर छोटा हो या बेसिक बड़ा हो, कुछ भी आप लेके चल सकते हैं। तो सपोज मैं लेके चलता हूँ बेसिक यदि छोटा हो, किससे छोटा हो, तो एचआरए से, राइट। तो हमने जो आर्ग्यूमेंट लिखा वो लिखा कि बेसिक यदि छोटा हो एचआरए से, तो बेसिक अगर छोटा हो तो बेसिक का 50% आना चाहिए आंसर। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ ट्रू में क्या लिख देंगे, बेसिक और इनटू 50%, जो कि हमें आंसर चाहिए 50%। और नहीं तो आंसर क्या है, नहीं तो एचआरए का 50% आंसर आ जाए, तो फिर ले लेंगे एचआरए और इनटू 50%, यानी कि हमारे क्वेश्चन के हिसाब से जो दोनों में से छोटा होगा वही हमारा आंसर आ जाए। ओके, एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पे देखिए आंसर आया 40,000, क्योंकि इन दोनों को कंपेयर करने के बाद एचआरए छोटा है, एचआरए 80,000 है तो इसका 50% हो गया 40,000। बाकी इनको ट्रैक कर देते हैं तो हमें सबका रिजल्ट यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए टैक्सेबल इनकम कैसे निकालना है हमें। तो कैलकुलेट टैक्सेबल इनकम ग्रॉस टोटल इनकम माइनस डिडक्शन। तो जितनी भी ग्रॉस टोटल इनकम है यानी जीटीआई, इसमें से माइनस करना है डिडक्शन को। ओके, तो ये हमारा निकल गया टैक्सेबल इनकम। अब इसके बाद हमें निकाल लेना है टैक्स। तो टैक्स के लिए यहाँ पे स्लैब दिया हुआ है कि जिसका भी कैलकुलेट टैक्स स्लैब एज पर रेट नोट, जिसका ये टैक्सेबल इनकम, ठीक है, यानी टैक्स किस पे कैलकुलेट होगा, टैक्सेबल इनकम पे। तो जिसकी भी टैक्सेबल इनकम अप टू 2 लाख है, अप टू का मतलब हो गया लेस देन, ठीक है, लेस देन 2 लाख है तो 0% टैक्स लगेगा। और 2 लाख से लेके 5 लाख के बीच में अगर है तो 10%, 5 लाख से 10 लाख है तो 20%। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि एक बार अगर आप फर्स्ट टाइम लेस देन लेके चलते हैं तो हर बार आपको लेस देन ही लेके चलना है। तो यहाँ मल्टीपल इफ आपको यूज करना है। इफ ये टैक्सेबल इनकम अगर क्या हो, लेस देन, कितने से छोटा हो, 2 लाख से, ओके, कॉमा। तो आंसर कितना है, तो आंसर आया टैक्सेबल इनकम का इनटू 0%, क्योंकि इनके वो कोई टैक्स नहीं लगना है इनका, कॉमा। फिर एक बार इफ चलाएंगे। इफ, फिर से लेंगे टैक्सेबल इनकम वाला सेल और अब की बार ये सेकंड क्राइटेरिया लिखेंगे। तो सेकंड क्राइटेरिया लिखते समय ध्यान देंगे कि 2 लाख से छोटा तो हमने डिफाइन कर दिया है, तो अब किससे छोटा डिफाइन करेंगे, 5 लाख से, राइट। तो अगर ये छोटा हो किससे, 5 लाख से, ओके। तो आंसर कितना आए, तो आंसर आए ये जो टैक्सेबल इनकम है इसका 10%। तो यहाँ पे लेंगे टैक्सेबल इनकम और इनटू 10%, ओके। फिर एक बार इफ यूज करेंगे और फिर से लेंगे टैक्सेबल इनकम वाला सेल और फिर डिफाइन करेंगे। तो अब की बार हमें ये वाला लाइन डिफाइन करनी है, 5 लाख से बड़ा हो, 10 लाख से छोटा हो। तो एक बार हम छोटा लेके चलें तो हर बार हमें छोटा लेके ही चलना है।
कि यहाँ मैंने साइन गलत लगा दिया, ग्रेटर देन लग गया, सॉरी। तो यहाँ पे हम लोग इसको सही कर लेते हैं, लेस देन। ओके, लेस देन अब सही है। तो इफ ये सेल अगर छोटा हो, किससे छोटा हो, 10 लाख से, तो हमारा आंसर आए कितना, तो हमारा आंसर आए टैक्सेबल इनकम का 20%। तो यहाँ टैक्सेबल इनकम वाला सेल लेंगे और इनटू 20%। और इसके बाद बचती है लास्ट क्राइटेरिया। तो लास्ट क्राइटेरिया को कभी भी डिफाइन नहीं किया जाता, सीधा आंसर लिखा जाता है। तो लास्ट आंसर कितना आना चाहिए, टैक्सेबल इनकम का 30%। तो यहाँ लेंगे टैक्सेबल इनकम। तो ओके, यहाँ क्लिक कर लें, कॉमा नहीं लगाया इसलिए ऐसे प्रॉब्लम आ गई, सॉरी। तो यहाँ टैक्सेबल इनकम और इनटू 30%, 30%। अब यहाँ पे देख लीजिए, हमने 3 बार इफ चलाया है, तो 3 बार हमें यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर देना है। तो यहाँ जो पहले वाला व्यक्ति है, ठीक है, तो इसकी टैक्सेबल इनकम, एक मिनट, इसका टैक्स आया है 0, तो 2 लाख से कम है, इसका मतलब ये टैक्सेबल इनकम, अरे बाप रे, सबका 0 0 क्यों आ गया। अच्छा, पहली क्राइटेरिया हमने गलत लिख रखी है, ग्रेटर देन का साइन लगा रखा है, सॉरी, लेस देन लगेगा यहाँ, बाकी सब में लेस देन है। ठीक है, अब सही है। तो चूंकि इसकी इनकम जो है, टैक्सेबल इनकम 5 लाख के करीब है ना, तो इसका टैक्स जरूर निकलेगा। बाकी लास्ट में आते हैं नेट इनकम पे। तो नेट इनकम जो निकालनी है वो टैक्सेबल इनकम में से टैक्स माइनस कर देंगे, तो नेट इनकम निकल आएगी। ओके, यह है टैक्सेबल इनकम और इसमें से माइनस कर देते हैं हम लोग टैक्स। तो यहाँ पे हमारी आ गई नेट इनकम, यानी ये पैसा जो है एम्प्लॉय के खाते में जाएगा। ठीक है, ये पैसा तो गवर्नमेंट के खाते में जाएगा, ये इसकी टैक्सेबल इनकम है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एग्जाम्पल नंबर 8। तो यहाँ पे देखिए, निकालना है हमें, ये सेल्समैन है, कलकत्ता लोकेशन पे है, अप्रैल मई जून की यहाँ सेल दी हुई, और हमें निकालना है इनका कमीशन। अब कमीशन निकालने के लिए जो शर्त है वो नीचे दी हुई, कैलकुलेट कमीशन 5% ऑफ टोटल सेल इफ टोटल सेल इज मोर देन 2.5 लाख, 2% ऑफ टोटल सेल इफ टोटल सेल इज 2 लाख to 2,50,000, अदरवाइज नहीं। तो क्वेश्चन का सिंपल सा मतलब है कि ये जो कमीशन देना है इनको टोटल सेल पे देना है। टोटल सेल का मतलब इन तीनों को जोड़ने के बाद। तो शर्त ये है कि अगर ये जो टोटल सेल है अगर 2.5 लाख से ज्यादा होती, यानी इन तीनों को जोड़ने के बाद, सपोज करिए तपन डे का हम निकाल रहे हैं, तो इन तीनों को जोड़ने के बाद अगर टोटल 2.5 लाख से ज्यादा होता है तो इसको कमीशन कितना मिलेगा, तो टोटल का 5%, यानी यही 2.5 लाख का जो भी इसका टोटल आएगा उसका 5%। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कैसे, तो यहाँ पे हमें समझना है इफ। तो देखिए, यदि, क्वेश्चन का मतलब है यदि इन तीनों का टोटल 2.5 लाख से ज्यादा हो, तो हमें टोटल निकालना भी पड़ेगा इसका। तो यहाँ टोटल निकालने के लिए हम यूज कर लेंगे सम फंक्शन। तो यदि इन तीनों का टोटल अगर क्या हो, 2.5 लाख से ज्यादा हो, तो ग्रेटर देन का साइन लगा देंगे और 2.5 लाख। ओके, तो 2.5 लाख से ज्यादा हो तो आंसर कितना है, तो आंसर आना चाहिए टोटल का 5%। यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल इंटू 5%। तो देखिए, टोटल का 5% निकालना, तो फिर से आपको सम चलाना पड़ेगा। तो सम, फिर से एक बार सम निकाल लेंगे इन तीनों का, और इंटू 5%, इंटू 5%। ये हो गया हमारा पहला जो क्लॉज है वो। अब हमें देना है कितना, 2%, जिसका टोटल सेल कितना हो, 2 लाख और 2.5 लाख के बीच में हो, राइट। तो फिर से एक बार इफ चलाएंगे और ये पूरा सेंटेंस फिर से हमें लिखना है, इफ सम ऑफ, फॉर्मूला थोड़ा बड़ा हो सकता है बस, लेकिन आप समझ के लगाएंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इफ सम ऑफ, इस रेंज का सम अगर अब की बार कितना हो, तो देखिए हम लोग पहली बार क्या लेके चले थे, ग्रेटर देन। ठीक है, तो अब की बार भी ग्रेटर देन लेके चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहली बार हमने लिखा था कि अगर टोटल 2.5 लाख से ज्यादा हो, तो अब की बार क्या लिखेंगे, अगर टोटल 2 लाख से ज्यादा हो, राइट। तो ग्रेटर देन और 2 लैक्स। ओके, तो हमारा आंसर आए कितना, तो हमारा आंसर आए टोटल सेल का 2%, राइट। तो फिर से लिखेंगे सम, यानी टोटल निकालने के लिए हमें सम लिखना पड़ेगा, और इन तीनों का टोटल निकाल देंगे। ओके, ब्रैकेट क्लोज, और इनटू 2%।
और बाकी लोग को कितना देना है, तो बाकी लोग के बारे में निकला है कि अदरवाइज निल, तो निल के लिए हम सिंपल 0 लिख देंगे या डबल इन्वर्टेड कॉमा भी आप लगा सकते हैं। 2 बार इफ लगाया हमने, 2 बार ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, तो यहाँ पे इनका जो है कमीशन निकल आएगा। ओके, एग्जाम्पल नंबर जो 9 है हमारा थोड़ा सा बड़ा है। ओके, तो यहाँ पे हमें बेसिकली निकालना है, यहाँ पे 2 सेल ब्लैंक है, एक ये वाला और एक ये वाला, तो यही हमें निकालना है। और निकालना क्या, नेट अमाउंट पेबल एट फर्स्ट ड्यू डेट। तो क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, समझना पड़ेगा। कैलकुलेट नेट अमाउंट पेबल एट फर्स्ट ड्यू डेट, यही जो हमें निकालना है। इफ ड्यू डेज विद इन 180 डे फ्रॉम बिल डेट, अगर जो ड्यू डेट होता है, ठीक है, वो बिल डेट से 180 दिन से ज्यादा होता है, ठीक है, देन नेट अमाउंट पेबल विल बी ड्यू अमाउंट। तो अगर 180 दिन, सॉरी, विद इन 180 दिन यानी 180 दिन से कम होता है, तो जो ड्यू अमाउंट है, ठीक है, यानी कि ये ड्यू अमाउंट है, यही यहाँ पे आंसर आ जाए। लेकिन अगर 180 दिन से डेट ज्यादा हो जाती है, तो ड्यू अमाउंट और प्लस 10% ऑफ ड्यू अमाउंट। अब देखिए क्वेश्चन का सिंपल सा मतलब ये है कि जैसे सचिन है, सचिन को हमने सामान बेचा 15 अगस्त 2012 को, और इसका अमाउंट कितना था, ड्यू अमाउंट 42,300, ठीक है। अब इसका जो फर्स्ट ड्यू डेट है वो है 31 दिसंबर 2012। अब क्वेश्चन में ये है कि इस डेट यानी बिल डेट और फर्स्ट ड्यू डेट के बीच का अगर डिफरेंस 180 दिन से कम होता है, ठीक है, अगर 180 दिन से कम होता है, तो ये जो ड्यू अमाउंट है यही यहाँ पे आंसर आ जाए। लेकिन अगर इन दोनों डेट के बीच का डिफरेंस अगर 180 दिन से ज्यादा हो जाता है, तो 42,300 और प्लस इसी में इसका 10% जोड़ के यहाँ पे आंसर आ जाए। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ये पता करना होगा कि इनमें से किसका ड्यू डेट 180 दिन से ज्यादा है। तो डेट भी कैलकुलेट होती है, डेट कैलकुलेट करने के लिए सिंपल आप माइनस प्लस का फॉर्मूला लगा सकते हैं, जैसे कि हमें इन दोनों डेट के बीच का डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस का मतलब माइनस करना है। ओके, तो यहाँ पे हम माइनस कर लेंगे, ठीक है। ये वाला सेल यानी ये डेट में से ये डेट माइनस कर लेते हैं, माइनस ये डेट, ठीक है, सॉरी उल्टा माइनस हो गया। ये बड़ी डेट ये है 31/12, ये बड़ी डेट है, इसमें से माइनस कर लेंगे ये डेट। तो यहाँ पे डिफरेंस आया कितना, 138 दिन का। हमारे क्वेश्चन में कितना है, 180 दिन का डिफरेंस है, ठीक है। तो अब यहाँ पे 138 दिन का डिफरेंस यानी 180 दिन से कम है। तो क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, अगर 180 दिन से कम का डिफरेंस होता है, तो जो ड्यू अमाउंट है वही यहाँ पे आंसर आ जाए। लेकिन अगर 180 दिन से ज्यादा हो जाता है, जैसे कि ये लास्ट वाले केस में हम देख रहे हैं, इसका जो डिफरेंस है, दोनों डेट के बीच का जो डिफरेंस है वो 180 दिन से ज्यादा है, तो यहाँ पे जो आंसर आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 21,500 और प्लस इसका 10%। ओके, तो अब हमें फॉर्मूले से इसको निकालना है, तो चलिए इसको लगाते हैं, इक्वल टू इफ। ओके, तो चूंकि हमें यहाँ पे माइनस भी करना है, तो इसलिए मैंने 2 ब्रैकेट ओपन किए हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ओके, तो सबसे पहले हमें इन दोनों डेट के बीच का डिफरेंस फॉर्मूले में ही निकालना है, ठीक। तो यहाँ पे हम माइनस कर लेंगे, तो ये डेट माइनस बिल डेट, अगर इन दोनों डेट के बीच का डिफरेंस, यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, तो एक्सेल क्या करेगा, पहले इन दोनों डेट के बीच का डिफरेंस निकालेगा, यानी ये वैल्यू निकालेगा, राइट। अगर ये दोनों डेट के बीच का डिफरेंस अगर क्या होता है, छोटा होता है, तो मैंने यहाँ पे साइन लगाया लेस देन का। किससे छोटा होता है, 180 दिन से, तो 180। तो अगर 180 दिन से छोटा होता है, तो आंसर आए क्या, तो आंसर आए यही अमाउंट, यानी कि ड्यू अमाउंट। अगर 180 दिन से छोटा है तो ड्यू अमाउंट ही हमारा आंसर आना चाहिए, तो इसी सेल का एड्रेस यहाँ पे ले लेंगे। नहीं तो आंसर क्या है, नहीं तो का मतलब अगर इन दोनों डेट के बीच का डिफरेंस अगर 180 दिन से ज्यादा हो जाता है, तो हमारा आंसर क्या है, तो हमारा आंसर आए ये वाली अमाउंट और प्लस इसका 10%। तो इसको कैसे लिखना है, तो इसको लिखने के लिए सिंपल आप लिख सकते हैं ये अमाउंट यानी कि ये सेल और इनटू, अब आपको निकालना है इसका 10%, ठीक है, और आप चाहते हैं कि 10% निकलने के बाद ऑटोमेटिक इसमें ऐड हो जाए, तो आप यहाँ पे इसमें 100 प्लस कर दीजिए, यानी 10 में 100 जोड़ लीजिए, यानी कितना हो जाएगा 110। 100 में 10 ऐड कर लीजिए तो 110, और यहाँ परसेंट का साइन लगा दीजिए। ओके, तो ये हमारा आंसर यहाँ पे आ जाए, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 180 दिन से कम है, तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया, 42,300, जो कि यहाँ आंसर है वही यहाँ पे आंसर आ गया। बाकी ट्रैक करते हैं नीचे। ओके, तो ये दूसरा आंसर भी सेम है, क्योंकि यहाँ डिफरेंस जो है 180 दिन से कम है। लेकिन ये जो तीसरा है इसका डिफरेंस ज्यादा है, तो यहाँ पे 21,500 में इसका 10% ऐड होने के बाद कितना आ गया, 23,650।
सेम इसी तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन भी एक बार निकाल लेना है। तो देखिए क्या है, कैलकुलेट नेट अमाउंट पेबल एट सेकंड ड्यू डेट, यानी ये जो सेकंड ड्यू डेट है यहाँ पे हमको निकालना है इफ ड्यू डेज विद इन 240 डेज फ्रॉम द बिल डेट। ओके, तो अब की बार जो डिफरेंस निकालना है हमें किससे किससे निकालना है, जो बिल डेट है, बिल डेट और सेकंड ड्यू डेट, अगर इन दोनों डेट के बीच का डिफरेंस अगर कितना हो जाता है 240 दिन से कम, तो फिर हमारा यही वाला जो आंसर है वो यहाँ आ जाए। और अगर 240 दिन से ज्यादा हो जाता है तो ये वाली अमाउंट में कितना ऐड हो जाए, फिर से 10% ऐड हो जाए। तो फॉर्मूला फिर से वही हमें चलाना है, इक्वल टू इफ, और जैसे मैंने बताया पहले डिफरेंस आपको निकाल लेना, तो एक ब्रैकेट और ओपन कर लेंगे और अब की बार जो डिफरेंस निकालेंगे वो इस डेट्स में से, यानी ये सेकंड ड्यू डेट और माइनस बिल डेट। अब की हमें ये कैलकुलेशन करनी है कि सेकंड ड्यू डेट और बिल डेट का जो डिफरेंस है अगर कितना होता है, तो 240 दिन से ज्यादा, सपोज हम लोग ग्रेटर देन लगा लेते हैं, अब की बार पिछले वाले क्वेश्चन में लेस देन लगाए थे, एक बार ग्रेटर देन लगा लेते हैं, तो बड़ा हो, किससे बड़ा हो, 240 दिन से। तो हमारा आंसर कितना है, तो हमारा आंसर आए ये जो 42,300 है, यानी ये वैल्यू, और इनटू, और यहाँ क्वेश्चन में देखिए 10% ऐड करना है, तो फिर से कितना लिखेंगे 110 और परसेंट। ओके, और नहीं तो आंसर कितना है, तो नहीं तो यही वाला आंसर आ जाए, ये 42,300 जो है यही हमारा आंसर यहाँ पे आ जाए। क्लोज करते हैं, एंटर करते हैं, तो यहाँ पे देखिए पहले वाले में 42,300 ही आंसर आया और दूसरे वाले में 18,300 ही आ रहा है, लेकिन तीसरे वाले में आंसर चेंज हो रहा है। चेंज होने का मतलब है कि यहाँ पे जो डिफरेंस होगा जाहिर सी बात है वो 240 दिन से ज्यादा का होगा, तभी यहाँ पे आंसर 10% ऐड होके आया है। ओके, आज का जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है, चलिए इस पे आते हैं, एग्जाम्पल नंबर 10। ओके, तो यहाँ पे आपको टेबल है छोटी सी, उसमें हमें निकालना क्या है, बेसिक सैलरी निकालनी है। अब ये जो बेसिक सैलरी निकालनी है वो किसके ऊपर बेस है, डेट के ऊपर। अब यहाँ पे ये अपने तरह का एक नया क्वेश्चन कह सकते हैं आप इसको, कि अगर आपके जो शर्त है यानी कि कंडीशन है अगर उसमें डेट आ जाती है, ठीक है, जैसे अभी तक हम जितनी बार भी इफ चला रहे थे तो या तो हमारी कंडीशन में कोई नंबर था और या फिर कोई टेक्स्ट था, लेकिन अब की बार शर्त में क्या है, डेट, क्योंकि यहाँ पे जो इसकी बेसिक सैलरी निकलनी है वो किसके ऊपर आधारित है, इनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग के ऊपर। देखिए क्वेश्चन में, कैलकुलेट बेसिक एज पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग, जिसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग यानी जिसने कंपनी को ज्वाइन किया होगा कब, 31/12/2009 से पहले, बिफोर का मतलब पहले। अगर किसी एम्प्लॉय ने 31/12/2009 से पहले कंपनी को ज्वाइन किया है तो उसको बेसिक कितना देना है, 15,000। ठीक है, जिसने कंपनी को 1 जनवरी 2010 से लेकर के 31/12/2011 के बीच में ज्वाइन किया है, यानी कि इसका मतलब है 31/12/2011 के पहले ज्वाइन किया है, तो उसको बेसिक सैलरी देनी है 12,000, और जो इसके बाद की ज्वाइनिंग है उनको 10,000। तो यहाँ पे बस आपको ये ध्यान देना है कि अगर आपकी शर्त में डेट आ जाता है तो आपको करना क्या है, तो चलाना तो इफ ही है, सिंपल सा शर्त क्या है, तो इफ ये सेल यानी ये जो डेट है, ठीक है, ये डेट क्या हो, तो क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे क्या लिखा है, ऑन और बिफोर, बिफोर का मतलब होता है पहले, पहले का मतलब लेस देन, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेस देन। अगर ये सेल में जो डेट लिखी है अगर वो छोटी है यानी कि लेस देन है, किससे, तो 31/12/2009 से, तो यहाँ पे डायरेक्ट 31/12/2009 लिख करके आपको एक छोटा सा फंक्शन यहाँ पे चलाना होगा, डेट वैल्यू। ये जो डेट वैल्यू है ये करता क्या है, किसी भी डेट को टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है, ठीक है, यानी डेट वैल्यू जो है किसी भी डेट की वैल्यू बताता है नंबर में, ठीक है। डेट वैल्यू के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, बाकी फिलहाल यहाँ पे इस फॉर्मूले को कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमने क्लॉज लिखा वो क्या लिखा, इफ ये जो डीओजी वाला सेल है, ये सेल अगर छोटा हो डेट वैल्यू, और डेट वैल्यू में डेट लिख दीजिए 31/12/2009, 31/12/2009। ओके, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो अब हमारा ये क्लॉज कंप्लीट हो गया कि अगर ये सेल में जो डेट वैल्यू है अगर वो छोटी होती है किससे, 31/12/2009 से कम, तो आंसर आए क्या, तो आंसर आए 15,000। ऐसे लोगों को हमें कितनी सैलरी देनी है, 15,000, कॉमा, फिर से एक बार इफ चलाएंगे और फिर से ये जो डीओजे वाला कॉलम है इस सेल का एड्रेस लेंगे और फिर से लगाएंगे लेस देन। तो अब की बार हमें क्या लिखना है कि इफ ये सेल छोटा हो यानी लेस देन हो किससे, डेट वैल्यू, ओके, ब्रैकेट ओपन, इन्वर्टेड कॉमा में अब की बार क्या डेट लिख देंगे, तो सेकंड शर्त में देखिए क्या डेट है, 31/12/2011, तो 31/12/2011
2011, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। तो आंसर क्या आए? तो ऐसे लोगों को कितना सैलरी देना है? 12,000, राइट। और लास्ट वाला जो कि हम डिफाइन नहीं करते हैं, लास्ट वाला हमें लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे यहाँ लिखा ऑनवर्ड्स 1 जनवरी 2012, यानी 1 जनवरी 2012 के बाद जिन्होंने कंपनी को ज्वाइन किया। तो जाहिर सी बात है जिन्होंने 31/12/2009 के पहले नहीं ज्वाइन किया, 31/12/2011 के पहले नहीं ज्वाइन किया, तो 100% है कि उन्होंने कंपनी को कब ज्वाइन किया होगा? 1 जनवरी 2012 के बाद। तो ऐसे लोगों की सीधा सैलरी डिफाइन कर दीजिए, कितनी देनी है इनको? 10,000। 2 बार इफ चला है तो 2 बार हम यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे इनकी जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है उनके अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट यहाँ अपडेट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो पहला एम्प्लॉय हमारा है, इसने कब ज्वाइन किया? 12 मई 2011 को। तो 12 मई 2011 यानी कि इसी डेट 31/12/2011 के पहले इसने ज्वाइन किया है, लेकिन 2009 के बाद, 2009 के बाद और 11 के पहले। तो इसको जो सैलरी मिलनी चाहिए वो कितनी मिलनी चाहिए? 12,000। तो ये था हमारा इफ एंड और। जैसे इफ एंड और के बारे में कुछ और भी क्वेश्चन थे डिटेल में, ठीक है। तो यहाँ पे ये फाइल जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके एक बार जरूर प्रैक्टिस करिएगा। ठीक।